हमने बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को रिकॉल करा था। तो कुछ रिजल्ट्स और हैं, इनको भी रिकॉल कर लेते हैं। अगर W1 और W2 हमारे पास दो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हैं। फाइनाइट डायमेंशनल FD का मीनिंग है फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस। ये हमारे सब स्पेसेस हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तब हम इस पर क्या रिजल्ट्स देखते हैं। तो W1 प्लस W2 यानी कि इसका जो लीनियर सम है, लीनियर सम भी इसका फाइनाइट डायमेंशनल होगा। और ये जो लीनियर सम होता है ये आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है V का, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। दूसरा, अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये जो होगा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2, ये हमारा W2 है। इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और ये तभी तभी ट्रू है जब हमारे W1 और W2 फाइनाइट डायमेंशनल हों। अगर हम सिर्फ इनइक्वालिटीज़ में बात करें यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या होगा, ये होगा एटमोस्ट या तो W1 की डायमेंशन या फिर W2 की डायमेंशन। इसका जो भी होगा GCD आप यहाँ पर देख सकते हैं, या W1 की डायमेंशन से और W2 की डायमेंशन दोनों के डायमेंशन से कम होता है। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये क्या होगा, मैक्स, क्या तो जीरो से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर जीरो आता है तो जीरो हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V, यानी कि इंटरसेक्शन की डायमेंशन यहाँ तक एक्सीड कर सकती है। इफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ V, अगर सम की जो डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 V से ज़्यादा है, तब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो W1 और W2 है उसके इंटरसेक्शन में ज़ीरो के अलावा एलिमेंट हैं। सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, ज़ीरो के अलावा और भी एलिमेंट हैं। अगर W1 और W2 की जो इंडिविजुअल डायमेंशन है वो एक्सीड कर जाए वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से, तो उसके इंटरसेक्शन में और भी एलिमेंट हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर्ड बेसिस की। ऑर्डर्ड बेसिस जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डर्ड बेसिस में आप क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस, इसके लिए मैं फॉर्मल लिख देता हूँ। इफ V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V क्या है आपका, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तब एन ऑर्डर्ड बेसिस, एन ऑर्डर्ड बेसिस, एक ऑर्डर्ड बेसिस जो है इसका मतलब होता है आपका एक बेसिस जिसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हों, इन विच its elements are in specific order, specific ordered या arranged और arranged in a specific order।
स्पेसिफिक ऑर्डर। तब हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस कहते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं एक ऑर्डर्ड बेसिस B1 है जिसके एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 इस तरह से। और दूसरा जो बेसिस है ये भी ऑर्डर्ड बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस है पहला वाला भी। और जो मैं सेकंड लिख रहा हूँ जैसे y1, या आप इसको लिख लीजिए x2 x1 x3, क्योंकि सेट से अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो सेट तो सेम है लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका जो था वो सेकंड पर आ गया है, तो ये भी आपका एक ऑर्डर्ड बेसिस है, लेकिन दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं। दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं। लेकिन बेसिस हैं सेम वेक्टर स्पेस V के लिए, डायमेंशन तो इनका सेम होगा, लेकिन इनको कंसीडर करेंगे डिफरेंट बेसिस पर। अब एक थ्योरम हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर W हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है V का ओवर अ फील्ड F, तब हम डायमेंशन ऑफ W जो होगी वो एटमोस्ट हो सकती है डायमेंशन ऑफ V के। या आप ये कह सकते हैं V और W बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ है अगर दोनों की डायमेंशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W।